शुभ निवेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से। और हमारे आज के खास मेहमान हैं श्री बसंत महेश्वरी साहब। आप बाजार की जानी मानी हस्ती हैं और पिछले 3 दशक से भारतीय बाजारों में निवेशित हैं। एक शानदार पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम चलाते हैं जिसके इन्वेस्टमेंट टिप्स और स्टॉक पिकिंग आइडियाज़ पूरे बाजार में चर्चित हैं। बसंत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। फेस्टिवल सीजन और दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चल जी, नमस्कार। आपको भी शुभ दीपावली, आपके और जितने हमारे दर्शक हैं सबको। और उम्मीद करते हैं कि अभी से अगला ही बहुत डिफरेंट होगी जो पिछले से अभी वाली दिवाली में थी। बिल्कुल सही आपने फरमाया बसंत जी। और आजकल माहौल है स्टॉक पिकर्स का, जो ये बात जान पाएं या ये बात भांप लें कि किस तरीके से जो कोविड की परेशानियां हैं उसकी वजह से बाजार में कहीं तेजी दिखेगी या मंदी दिखेगी। तो बताइए, अगले संवत के लिए किस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो जो है किस तरीके से वो बेस्ड है, कहाँ कहाँ आपको तेजी दिख रही है और कहाँ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आप अपना निवेश हटा रहे हैं? चल जी, अब लग रहा है कि समय आ रहा है कि जब आप लार्ज मिड कैप्स या स्मॉल लार्ज कैप्स में ध्यान देना स्टार्ट कर दें वापस, बिकॉज सब कुछ परेशानी पीछे हट गई है। अगर आप देखेंगे तो मार्च से अभी बाजार बड़ा ही रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहा था, क्योंकि अगर पहले शुरुआत हुई तो लोग बोले सिर्फ कोविड प्रूफ पोर्टफोलियो चलेगा। तो भाई क्या किया लोगों ने, भारतीय एयरटेल लिया, भर लिया अपने आप को कि भाई जैसे 10 साल तक सब कुछ बंद ही रहेगा। ये नहीं सोचा कि 10 साल बंद रहेगा तो आप टेलीफोन और मोबाइल के बिल कहां से चुकाएंगे और किसके लिए किसको फोन करेंगे। फिर उसके बाद एक सेकंड स्ट्रीम आई जब बोले बियर कंपनी और लीकर कंपनी लिया जाए, क्योंकि अब यही होम डिलीवरी होगा, लोग यही पी के यही अपना सारा गम बिताएंगे। तो बहुत फास्ट मूवमेंट आया। अब सडनली मार्केट ने ये अज्यूम किया है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नॉर्मल लाइफ आने वाली है। वैक्सीन आए या नहीं आए, हम लोग सबको कोविड हो जाएगा, जो बचेंगे वो नॉर्मल लाइफ जिएंगे। तो वापस आप देखिए सेंसिटिव्स में, जिसको हम बैंकिंग कहते हैं, सेकंड लाइन थर्ड लाइन हुई, सीमेंट में हुआ, सिक्लिकल्स हुआ, और उसके कारण यूएस डॉलर के कारण मुझे लग रहा है बैक टू रियल इकोनॉमी स्टॉक्स चलेंगे। लेकिन इकोनॉमी चलेगी कि नहीं, वो डिबेट तो बरकरार है। तो बसंत जी, इसी बात को जरा और बढ़ाते हैं। आपने कहा कि वापस रिस्क ऑफ ट्रेड आपको आता हुआ दिख रहा है साइक्लिकल्स में, इंडस्ट्रियल्स में और खासकर बैंकिंग में। बताइए किस तरीके से आपका पोर्टफोलियो बदल रहा है, कैसे हमारे निवेशक और दर्शक जो हैं आगे आने वाले 1 साल के लिए, 2 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में फेरबदल करें? देखिए, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जब आप एक आर्मी कमांडो को देख लीजिए, और टेररिस्ट जब फायर करता है तो वो पहले उसे वापस गोली नहीं चलाता है, पहले समरसॉल्ट लेकर अपने बंकर के अंदर घुसता है जी। मतलब पहले मैं अपने आप को बचाऊं। तो हम भी यही कर रहे थे लास्ट 6 महीने में। हम समरसॉल्ट लेकर बंकर के अंदर घुस के डर के बैठे थे कि भाई अभी चुप से बैठो। लेकिन अभी लास्ट 2-3-4 हफ्तों में अब ये समझ आया कि अब वो बंकर से निकलने का समय आया। और आप लार्जेस्ट टाइप कंपनीज, क्योंकि देखिए हमारी तेजी जो है ना, हम जितनी कहानी कर लें कि सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर निफ्टी अर्निंग शुड इंप्रूव, ये 5 साल से तो मुझे पता नहीं चला विच ईयर सेकंड हाफ जो कहते हैं हम लोग। मुझे नहीं लगता इकोनॉमी में कुछ होएगा। इकोनॉमी ऐसी ही चलती रहेगी, रेंगते रेंगते धीरे धीरे आपस में। बट उसमें से आपको 30-40-50 कंपनियां आपकी मिल जाएगी। मे बी सेकंड लाइन वो बैंक्स जिनको कैपिटल मिल गई है, जो अब बैंकरप्ट नहीं होंगे, जिनके ताले नहीं लगेंगे, जो हम एज्यूम कर लिए थे बैंकरप्सी के लिए। तो ये मे बी सेकंड लाइन वो कंज्यूमर कंपनीज जो थोड़े से फास्ट ग्रो करें, वो हाई लोअर डबल डिजिट वाली कंपनी नहीं, लीवर टाइप कंपनी नहीं। वैसे लीवर भी बढ़ेगा, बट अब ये समय है कि थोड़ा सा कंज्यूमर टाइप कंपनीज, जहां कंपटीशन ने नहीं तो जहां कोविड ने आपकी कंपटीशन को खत्म कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे कई सेक्टर्स हैं जहां अनऑर्गेनाइज्ड गया है, उस टाइप की कंपनियां देखनी चाहिए। और उसके बाद रूरल फेसिंग, तो मुझे लगता है वो तो नेक्स्ट 3-4 साल का ट्रेड है, बिकॉज गवर्नमेंट रूरल इंडिया में बहुत पैसा डाल रही है। और उस ट्रेड को, मतलब उसमें आपके साथ मोदी जी भी लगे हैं आपका शेयर बढ़ाने को, आप ऐसे सोच के चलिए। तो बसंत जी, ऐसा करते हैं, इस चर्चा को जरा और बारीकी से समझते हैं आपसे, क्योंकि आप एक जाने माने स्टॉक पिकर हैं, बहुत ही शानदार लेखक भी हैं और ट्विटर पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव रहते हैं। जो भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज़रूर बसंत जी को ट्विटर पे फॉलो करें, एक से एक बेहतरीन उनके ट्वीट्स आते हैं। रूरल इकोनॉमी में ये बताइए, कहां आपको तेजी आती हुई दिख रही है स्टॉक मार्केट की तरफ से? क्या ये 2 व्हीलर स्टॉक्स हैं, क्या ये ट्रैक्टर स्टॉक्स हैं, क्या ये एफएमसीजी काउंटर्स हैं? कहां आपको अच्छा लगता है? देखिए, इंक्रीमेंटल लॉन्ग लास्टिंग
डेल्टा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग ऐसे ही इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो आपको मिलेगा ट्रैक्टर में और फर्टिलाइजर में और खाद वाली कंपनी। सो एक फॉर एग्जांपल रूरल में टू व्हीलर भी चलेगा। टू व्हीलर तो दूसरे कारण चलेगा कि भाई कोविड हो जाएगा तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करेंगे, बट ये बहुत सिंपलिस्टिक अजम्पशन है। ये अजम्पशन 6 महीने में आप देखेंगे सब नॉर्मल हो जाएगा, सबको कोविड हो जाएगा, सब ट्रेन में वापस चलने लगेंगे। क्योंकि ये तो बोलने की बात है कि बाइक यूज करेगा आदमी, वो यूज नहीं करेगा, बट लॉन्ग लास्टिंग जो है वो इम्प्लीमेंट्स, अगर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाने वाली या एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स बनाने वाली या कोई पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी आपको अच्छी मिल जाए तो वो एक लंबा ट्रेड होगा। ट्रेड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। तो नहीं बोला जाएगा, बट वो एक इन्वेस्टमेंट होगा नेक्स्ट 2-3 साल का, बिकॉज गवर्नमेंट आपके पीछे रहेगी टेलविंड देने को। अब देखिए अभी बिहार का इलेक्शन निकल जाएगा, फिर 1-2 साल बाद यूपी इलेक्शन है, उसके बाद जनरल इलेक्शन है। तो वही जय जवान जय किसान वाली बात है, तो जय किसान के साथ हम रहेंगे, और जब पैसे बनाने हैं तो वैसे ही देखना पड़ेगा। तो वही रूरल का तो वही थीम है मोटा मोटी। जी, तो बसंत जी, इस सेक्टर में अगर आप पसंद करना चाहें, आपने एग्री इक्विपमेंट की बात करी, फर्टिलाइजर की बात करी, पेस्टिसाइड्स की बात करी, यहाँ पर कंपनियां ऑलरेडी काफ़ी भाग चुकी हैं। यहाँ पर कोई सेकंड रंग काउंटर पर आप ध्यान देंगे या आप हमेशा की तरह लार्ज कैप में निवेशित रहेंगे इन 3 स्पेसिस में? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पेस्टिसाइड्स, एग्री इक्विपमेंट और फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर तो बहुत ही रेगुलेटेड है, वो जहां 2 रुपए दाम बढ़ा देगी उनको 20 प्रॉब्लम आ जाएंगे। ठीक है, अनरेगुलेटेड वाली बात चलती है हमारे कंट्री में, बट फर्टिलाइजर में उतना नहीं होगा। एक बहुत सॉलिड कंपनी है पीआई इंडस्ट्रीज, हमारे पास नहीं है, लेकिन वो बहुत महंगी है, उसमें आपको मतलब वो चमत्कार नहीं होगा। रूरल फोकस्ड कुछ भी हो, आपको कुछ समझ नहीं आता, आप डाबर ले लीजिए, रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब कम से कम आप सबसे अच्छा ही करेंगे ऐसा लगता है। बिकॉज एक तो इकोनॉमी जब ठंडी होती है तब यही सब स्टॉक्स चलते हैं, और सेकंड इंपॉर्टेंटली रूरल में पैसा आएगा तो लोग इंक्रीमेंटल यहीं स्पेंड करेंगे, तो वो हिसाब से देखना चाहिए। जी, तो बसंत जी, आप और मैं 3 दशक से बाजार में जुड़े हुए हैं, और हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि जो एफएमसीजी काउंटर्स हैं वो हमारे बाजार के जनक हैं, और वहाँ पर बहुत लोगों ने बहुत ही लंबे समय में निवेश करके बहुत ही बेहतरीन पैसा कमाया है। चलिए 2 सेक्टर्स पर फोकस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं फार्मा स्पेस, थोड़ी बहुत रिलेटेड है केमिकल से और पेस्टिसाइड से। यहाँ पर शानदार हमने रैली देखी, कोविड और नो कोविड जैसा कि आप कहते हैं। यहाँ पर आपको क्या सेक्युलर रैली बरकरार दिखती है? अब वो हाल है कि फार्मा पिछले 6 महीने में जो 5 साल के पाप हैं उन्हें धो चुका है, और कई सारे स्टॉक्स अब रिकॉर्ड हाई के जोन्स में हैं। वहां पर बताइए, क्या मोमेंटम चेस किया जाए? ये लंबी अवधि की स्टोरी है या यहां पर हो चुका? निफ्टी फार्मा इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो अभी भी मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी फार्मा इंडेक्स इज एनीवेयर नियर इट्स ओल्ड हाई। तो आप ठीक है, फार्मा में रैली आई है, वो एपीआई में बड़े जोर के लोग घुस गए हैं, पैसे बने हैं ऑब्वियसली, लेकिन ट्रेंड मैं जब भी मानूंगा फार्मा को लीडर ऑफ दिस बुल मार्केट, जब भी मानूंगा मैं जब फार्मा इंडेक्स अपना 2015 के हाई है, 2014 का जो हाई है उसको क्रॉस करे। जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा, ये एक अच्छा मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी है, वो हम उससे नहीं ले सकते। तो मुझे लगता है उस एंगल से फार्मा को देखना चाहिए। और फार्मा में भी स्टॉक्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली ऐसे बढ़ते हैं, और घटते तो भी वो 1000 रुपए का स्टॉक 300 रुपए कब हो जाता है पता नहीं चलता है। तो ये हर आम निवेशक के हाथ की चीज नहीं है कि वो जैसा चाहे उसको ले ले, तो वो एंगल से देखना चाहिए उसको। जी, चलिए, तो ये बताइए, आप जहां तक मुझे समझ में आया अपने पोर्टफोलियो में रूरल थीम में तो ओवरवेट हैं। बताइए कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपने अपना ध्यान जो इतना जबरदस्त तरीके से केंद्रित था प्री कोविड, वहां पर कुछ अपनी पोजीशंस घटाई हैं? नहीं, खटाई बोल के तो हमने उतना नहीं है, बट नॉर्मली हमारे पास थोड़ा फाइनेंशियल स्पेस में था, तो बजाज तो वैसे ही बरकरार है, अभी का अभी भी वैसे ही। हमने तो 5000 में लिया था, 1800 देखा, 3800 देख लिया, बट आगे क्या करेंगे वो पता नहीं। बट जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी आती है वैसे वैसे शिफ्ट करने की चेष्टा करें। बट अभी जो समय है लग रहा है वापस फाइनेंशियल्स जो टॉप नॉच है वो चलेंगे। और जैसे पहले 10 एनबीएफसी चलती थी तो अब शायद 2 या 3 चलेगी, पहले 10 बैंक्स चलते थे तो शायद 2 या 3 चलेंगे। लेकिन
शैल जी, जब मंदी जब खत्म होती है, जब बैंकों को फंडिंग मिल जाती है, तो हमको 3 महीना पहले आप देखिए हमारे सेकंड लाइन, थर्ड लाइन बैंक्स को इक्विटी फंडिंग मिल गई। तो मुझे लगता है उस एंगल से भी देखना चाहिए कि इक्विटी फंडिंग जब बैंक्स को मिल गई, मतलब कि इकोनॉमी की प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व नजर आ रही थी उन लोगों को। 2009 में भी वही हुआ, अमेरिका में सिटी बैंक को फंडिंग मिल गई सऊदी अरेबिया से, तो वहां उसके बाद 2008 की मंदी खत्म हुई। तो उस एंगल से देखना मुझे लगता है ज्यादा बेटर होगा। चलिए, तो 2-3 टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और गिनी चुनी एनबीएफसीज, पहली या दूसरी पर आपका रुझान लॉन्ग साइड पर है। बसंत जी, आप बहुत ही लंबी अवधि से आईटी सेक्टर में भी निवेशित रहे। हम लोगों ने बहुत कंपनीज ट्रैक करी, एक से एक बेहतरीन अर्निंग्स रेशियोज हमने देखे जहां पर बहुत पैसा बना। बताइए, ये जो आईटी की थीम अब बाजार में चलती हुई दिख रही है, क्या ये एक लंबी अवधि का ट्रेड है या यहां पर आपको डेल्टा अब कम होता हुआ दिखता है? आईटी और फार्मा जब अच्छा करता है हमारे बाजार में, अगर आप 25 ईयर की हिस्ट्री देख लें, जब सारा बाजार ठप रहता है तब जी, आप 94 से 2000 ईयर तक आईटी दमादम चला था, अगर आपको ध्यान होगा जी। तो 2000 से 2003 2004 फार्मा चला बड़े जोर से, 2009 से 2015 फार्मा चला बड़े जोर से। ये सारे जो मैं सेगमेंट आपको बता रहा हूँ, इसमें आप देखिए निफ्टी कहीं ना कुछ नहीं हुआ, निफ्टी वहीं का वहीं रहा। तो आपको इसमें दो चीजें हैं, एक तो जब डॉलर आपका अप्रिशिएट करता है और रुपया ऊपर जाता है, 70 का रुपया अगर 80 हुआ तो ऑब्वियसली नेचुरल एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। और सेकेंडली ऐसे डिफेंसिव प्लेस, जब इकोनॉमी ठंडी होती है तो पैसे वहां आता है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है ट्रेड दूसरा हो रहा है। अभी जो बड़ा ट्रेड अमेरिका से निकल के आएगा वो होगा लॉन्ग इमर्जिंग मार्केट्स का ट्रेड। जी, अगले 30-40 दिन में पता चल जाएगा हमको कि वो कहां जाएगा। जो $8 ट्रिलियन छपा है, दैट मनी इज गोइंग टू चेज इमर्जिंग मार्केट्स और रिस्की स्टॉक्स, जो मुझे लगता है एक और अमेरिका की अनप्रेडिक्टेबिलिटी साइड हट जाए तो उसमें लगता है आईटी और फार्मा शायद बैक सीट ले लें। इट्स टू अर्ली टू टेक दैट कॉल। और हमारी आईटी कंपनियों ने कुछ भी इनोवेटिव नहीं किया। आप देखिए, मतलब मुझे लगता है कि ये जोमेटो, स्विगी तो इन्फोसिस, टीसीएस को खरीदना चाहिए था। जो ये पैसे ले लेकर बाईबैक कर रहे हैं, इनको तो इंक्यूबेट करना चाहिए था, बड़े बड़े कंपनियां। क्या तो बात है। ये इंक्रीमेंटली सिर्फ जैसे हम लोग बहुत ही कोड लैंग्वेज में, हमारे जो आईटी के दोस्त हैं हम उनको कहते हैं तुम तो यार कोड कुली हो। हाँ। बस कुली की तरह जैसे वो सामान उठाता है तुम कोड लिखते रहते हो। जी। मुझे लगता है हमारी बड़ी आईटी कंपनीज ने इतना बड़ा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के बाद भी उस स्ट्रेंथ को मटेरियलाइज नहीं किया, कैपिटलाइज नहीं किया। एक अलीबाबा, एक टेंसेंट हमारे पास होना चाहिए था, जो नहीं है। अब वो तो क्या डिस्कशन हम करें उसका। चलिए, तो फिलहाल आपका रुझान आईटी और फार्मा पे तो कम से कम मुझे लॉन्ग साइड पर नहीं दिख रहा। बसंत जी, दो समस्याएं जो फिलहाल बाजार जूझ रहा था पिछले एक आध महीने से, वो दूर होती हुई दिख रही हैं। यूएस इलेक्शंस का ओवरहैंग और बहुत ही शानदार कम से कम ग्रीन शूट्स मुझे तो इकोनॉमी में आते हुए दिख रहे हैं। जीएसटी कलेक्शंस देखिए, लाख करोड़ के ऊपर हो चुके महीने के। अब क्या लगता है आपको, यहां से कहां हम लोग ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल्स पर आ चुके हैं, दोनों मेन इंडिसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। पूरे बाजार की चाल आपको कैसी लगती है? देखिए, निफ्टी ऑल टाइम हाई मारना और बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई से इतना नीचे रहना, ये मतलब या तो निफ्टी गिर जाएगा या बैंक निफ्टी बढ़ जाएगा। जी। तो वही आप लास्ट 10 दिन से देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में वन वे तेजी आ रही है। बिकॉज आप बोलेंगे कि गाड़ियां बिकेगी, आप बोलेंगे टू व्हीलर बिकेगी, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि कोई फंडिंग नहीं ले रहा, कोई पैसा नहीं चुका रहा है, तो गाड़ी बिक किसको रही है? अगर लोग घर खरीद रहे हैं और फंडिंग नहीं ले रहे हैं, तो घर क्या, लोगों के पास अचानक पैसे कहां से आ गए चेक जी, काटने के? करेक्ट। तो सूनर और लेटर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज तो पार्टिसिपेट करेंगी। वो तो लाइफ एंड ब्लड है हर बाजार का। जी। आप ये कह सकते हैं आपको पार्टिसिपेट करना है कि नहीं। तो मुझे लगता है रैली जो है वो बैंक्स में आएगी, गंदे बैंक्स में ज्यादा आएगी। लेकिन गंदे बैंक्स में भी आपको लेकर आपको 3 साल व्यू नहीं बनाना है। अपॉर्चुनिस्ट ट्रेड है, वन टाइम बुक में आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं। जो बैंक जिंदा है, जो जिसकी बुक की सफाई हो गई है, वन टाइम बुक में वो ट्रेड्स खराब नहीं है, आपको लेने हैं और उसके बाद आपको आगे के हिसाब से देखना है। बट लॉन्ग टर्म में तो पैसे वो शानदार बैंकों में ही बनेगा। जैसे आप हर वक्त कहते रहते हैं कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो एक निवेशक को उससे पहले शैल जी, बात ये है, क्या शेयर लें ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको निवेशित रहना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ आप ले लेंगे, फिर कल को कुछ इंडिया चाइना हो जाएगा, फिर बेच देंगे, फिर ले लेंगे। ये रोज सुबह शाम के उठा पटक में हाथ से गेम निकल जाएगा। तो वो एंगल से देखना चाहिए। चलिए, तो निवेशित रहना तो सीएनबीसी आवाज ने हमेशा अपने दर्शकों को बताया है
और ख़ासकर बाय ऑन डिप्स। अगर आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ सस्ते दाम पे मिल रही हो, 50 डीएमए 100, और अगर प्रभु बहुत ही खुशकिस्मत हैं और आप पर दया रखते हैं, 200 डीएमए के पास जो स्टॉक्स बात कर रहे हैं बसंत जी आपको मिलते हैं, तो आप उन्हें पोर्टफोलियो में रखिए। तो ये तो चर्चा हुई 3 या 4 सेक्टर्स की बसंत जी, जहाँ पर आप पैसा अच्छी तरीके से लगा रहे हैं। बताइए क्या राय रखते हैं आप व्यक्तिगत गोल्ड पर, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छी तरीके से थीम बाहर आई है। बहुत बुलिश जी, बहुत बुलिश, क्या बात है। अच्छा, बहुत बुलिश शैल जी। मुझे लगता है सोने की तेजी तो, लेकिन सोना में प्रॉब्लम ये है, अगर आप सोना ले लिए और आप फंस गए तो उसका भाव 10 साल 20 साल तक आएगा नहीं। मुझे नहीं लगता है कि अभी ऐसा कोई मौका है जहां आप सोना का टॉप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो बहुत ही, देखिए प्रॉब्लम अभी क्या हो गया, दुनिया में डेट हर जगह बढ़ गया है, सॉवरेन लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे। तो जब डेट इतना होता है तो वॉलेटिलिटी उस डेट के कारण बढ़ जाती है। बिकॉज मतलब अपने को पता है ना कि कोई व्यापारी ज्यादा लोन लेकर काम करता है तो कभी भी उसके उलटने की खबर आती है तो हम बोलते हैं क्या पता उलट ही गया हो वो। तो दुनिया में इतने डेट के बाद जब वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ जाएगी तो लोग सेफ्टी ढूंढते हैं। सेफ्टी मुझे लगता है गोल्ड एज एन, देखिए लॉजिकली डॉलर इतना प्रिंट हो रहा है लेकिन डॉलर डिप्रिशिएट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि डॉलर किसके अगेंस्ट डिप्रिशिएट करे? यूरो के अगेंस्ट। यूरो की तो और हालत खराब है। येन के अगेंस्ट, येन में भी कोई खास बात हो नहीं रही है। रुपया के अगेंस्ट, तो इंडियन रुपी तो हमको सबको पता है क्या हो रहा है। तो ऑल करेंसी स्टिकन टुगेदर are depreciating against the alternate of currencies which is gold। क्या तो बात है। गोल्ड अप्रिशिएट नहीं हो रहा है, करेंसी जो है पेपर करेंसी डिप्रिशिएट हो जा रही है। और इस एंगल से सोने को देखना चाहिए। सोना का दाम नहीं बढ़ रहा है, रुपया का दाम, कागज का दाम, जो प्रिंटेड करेंसी नोट्स है क्या बात है। उनका वैल्यू घट रहा है, इसीलिए सोना ऊपर आ रहा है। तो मुझे लगता है जब तक नोट छपाई चलती रहेगी ये क्या सोना बात का दाम बढ़ता रहेगा। ये किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो शेयर बाजार अगर उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो सोना जरूर खरीदे, रखे। और अभी तो मुझे लगता है 1-2 साल तो चलेगी सोने की तेजी। क्या बात है बसंत जी, आपने तो एक बहुत जबरदस्त मैक्रो इकोनॉमिक लेसन भी दे दिया। लेकिन समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बसंत जी हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे 1-2 सेक्टर्स की जहां पर आपने हमेशा कहा कि भाई यहां से दूर रहो। ये है पीएसयू बैंकिंग बास्केट और पीएसयू शेयर्स। थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, शुभ निवेश में आपका दोबारा स्वागत है। चर्चा हो रही है बसंत महेश्वरी साहब से। आप जाने माने निवेशक हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से किताबें लिखते हैं और बहुत ही बेहतरीन राय रखते हैं बाजार पर। बसंत जी, चर्चा हो रही है अब उन सेक्टर्स की जहां पर आपने हमेशा राय दी है कि भाई यहां से दूर रहिए क्योंकि वैल्यू डिस्ट्रक्शन बहुत होता हुआ दिख रहा है। पीएसयूज पर हम लोग देख रहे हैं डिविडेंड यील्ड्स हाई डबल डिजिट में जाती हुई। बताइए कहाँ यहाँ पर आपको बॉटम आता हुआ दिखता है? एक से एक बेहतरीन नवरत्न नाम जो हैं वो अब 70, 75, 100, 120 के आसपास आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। क्या ये सेक्टर ध्वस्त हो गया? क्या ये खत्म हो गया? इससे परे रहें या यहाँ पर आपको डीप वैल्यू दिखती है? देखिए कई बार वैल्यू इतनी डीप होती है कि उस डेप्थ में आप ना फंस जाए और डूब के ना मर जाए। तो मुझे तो जो हाई डिविडेंड यील्ड होती है उससे एक जरूर सोचना चाहिए। अगर एक केपेक्स इंटेंसिव बिजनेस जिसको खुद ही कैपिटल इन्वेस्ट करना है, डिविडेंड दिए जा रहा है और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अपने ऑयल पीएसयूज की, अपने बैंकिंग पीएसयूज की, तो उसके पास पैसा कहाँ बचेगा फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए? क्योंकि एग्जिस्टिंग मशीनरी तो उसकी ऑब्सोलीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये फॉर एग्जांपल कोल इंडिया में देखता हूँ इतना डिविडेंड देता है फिर भी भाव नहीं बढ़ता है। तो कई बार डिविडेंड देना फॉर फ्री कैश फ्लो कंपनी बहुत अच्छा है, लेकिन डिविडेंड देना फॉर कैश गजलर जो पैसे को यूज करे, जिसको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, वो डिविडेंड देने में वो तो अपनी मौत को आमंत्रित कर रहा है। एक हिसाब से आप देखें तो ये बहुत ही रेडिकल स्टेटमेंट है, लेकिन सोच के देखना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस रहा है जो पीएसयू 7, 8, 9% डिविडेंड यील्ड में गए हैं वो धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। आप देख लीजिए 2015-16 में लोग बोलते थे देना बैंक ले लो, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो, बैंक ऑफ इंडिया ले लो, क्या डिविडेंड यील्ड है। लास्ट में डिविडेंड भी चली गई, बुक वैल्यू भी चली गई। तो इस झांसे में नहीं आना चाहिए। अगर डिविडेंड चाहिए तो उसी बैंक में एफडी कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है। बट 8% डिविडेंड यील्ड के बाद मुझे याद नहीं है कोई भी स्टॉक में स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन उतना मिला है। 2-3% डिविडेंड यील्ड तक ठीक है, जहां वो 5-6% डिविडेंड यील्ड चला गया मतलब वहां कैपिटल एप्रिसिएशन मिलना मुश्किल है। ये आपके ब्लड प्रेशर की तरह है, मतलब एक सर्टेन लेवल तक सब कुछ ठीक है, उसके ऊपर गया तो मुश्किल है।
क्या बात है बसंत जी, आपने तो कमाल की बात कही आज कि 10-11% डिविडेंड यील्ड अगर कैश गजलिंग इंडस्ट्री है उससे स्टॉक से परे रहें, वहां पर आपको रिकवरी बहुत ही कम दिखती है। बसंत जी, कुछ ऐसे हिस्से पिछले 7-8 महीने में या साल भर में हमें इकोनॉमी में आते हुए दिख रहे हैं जो उभरते हुए सितारे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं सॉफ्टवेयर में जहां पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। कुछ आपका पोर्टफोलियो का हिस्सा इस तरफ भी केंद्रित है? नहीं, अभी तक हम लिए नहीं है शैल जी, बट हम ध्यान से बहुत देख रहे हैं। जो प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी सेगमेंट या इंडस्ट्री जिसका आपने सही जिक्र किया कि हम वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में बना लेंगे बिकॉज इंडिया चाइना का झमेला है। कल बाइडन आ जाती है और अमेरिका चाइना की दोस्ती हो जाती है, जी। तो इंडिया को भी चाइना से दोस्ती करनी पड़ेगी बिकॉज इंडिया चाइना से जो झमेला किया था वो ट्रंप के बैकिंग पे किया था। मतलब वेदर वी लाइक इट और नॉट, मेरा लिमिटेड पॉलिटिकल सेंस यही बताता है कि अगर अमेरिका की बैकिंग नहीं होगी तो इंडिया चाइना को इतने जोर से आंख नहीं दिखा पाएगा, आंख जरूर दिखाएगा। तो ये सब सेगमेंट बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। यहाँ लॉन्ग टर्म व्यू बनाने के लिए 1-2 साल शॉर्ट टर्म आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ जा रही है चीजें। तो अदरवाइज ये फॉर एग्जाम्पल मुझे तो अगर कल के दिन ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो ये सब टाइप की कंपनीज अगर आए इन्वेस्टमेंट में, तो हम लोग सब बैठ के बोलेंगे इसका 150 का पीए, घाटे की दुकान है, ये कैश फ्लो नहीं है। लेकिन जब कैश फ्लो की किताब लिखी गई थी उस समय ऐसी टाइप की कंपनीज थी नहीं। तो मुझे लगता है अगर इंडिया में लेना है तो डिजिटल इंडिया के कंसेप्ट वाली कंपनीज जो उनको केटर करती है वहां ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट 3-4-6 महीने में, 12 महीने में काफी ऐसी कंपनीज आएगी जिसको हमको ध्यान से देखना चाहिए। चलिए, ये राय तो आपने दी न्यू इंडिया पर जो बाजार में आपको उभरता हुआ दिख रहा है। गोल्ड पर भी चर्चा हो गई, पीएसयू बैंकिंग बास्केट पर भी हो चुकी। एक ऐसा ट्रेड बसंत जी सेक्टोरली ही बताइए जहां पर आपने एक ऐसी लॉन्ग कॉल ली हो कि भाई मान लीजिए ये पैसा खत्म भी हो गया तो भी देखा जाएगा, लेकिन उसमें इस तरीके का आपको एक रुझान आता हुआ दिख रहा है कि कोई ना कोई मल्टी बैगर जरूर निकलेगा। मुझे लगता है सेकंड लाइन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, सेकंड लाइन जिसको किसी ने चेक काट के फंडिंग दे दी है, वो टाइप के बैंक्स में ध्यान देना चाहिए। अगर आप सही निकले तो 6 से 12 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, गलत निकले तो 20-30% नीचे फिर भी आपके शेयर बिक जाएंगे। तो मुझे लगता है ये सब ट्रेड्स 4 साल, 5 साल, 6 साल में एक बार आते हैं। जब आते हैं तो आदमी को खुला देखना चाहिए और 1 टाइम बुक पे मिलती है सब स्टॉक्स, 1 टाइम 1.5 टाइम बुक पे, और अच्छे समय पे 3 टाइम्स बुक चली जाती है। तो हर एंगल से वो देखना चाहिए, वो टाइप के जो आपको अगर कुछ मिलता है अपॉर्चुनिटी तो। जी बसंत जी, आपने अपना रुझान जताया कि पीएसयू बैंकिंग और पीएसयू से बिल्कुल परे रहें। बताइए कोई ऐसे सेक्टर्स बाजार में जहां आपको लगता है कि यहां से परे रहें साल 2 साल तो शायद आपको और इमर्जिंग आती हुई दिखती हो वैल्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर? चल जी, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है अभी कोविड अगर इन सबको वैक्सीन दिलवाना है तो पहले गवर्नमेंट उसकी फंडिंग का जुगाड़ करेगी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो फॉर एग्जांपल कोई पोर्ट का बिजनेस है इंडिया में, सबको पता है 2-4 ही हैं, तो वो सब टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी चलेगा। किसी को अगर एयरपोर्ट का बिजनेस समझ आ जाता है तो वो देख लें। बट अदरवाइज मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड अगर आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप दुकान खोल के बैठे हैं कि कल को कोई टेंडर मिलेगा और आप L1 में उसको एग्जीक्यूट करके कमा लेंगे, तो वो बहुत डिफिकल्ट बिजनेस है बिकॉज गवर्नमेंट के पास अभी पैसे ही नहीं है। अभी गवर्नमेंट खुद अपने आप में ही उलझी हुई है कि अभी अगर वैक्सीन आएगी तो गवर्नमेंट हर एक आदमी को वैक्सीन लगाने का जिम्मेदारी तो उठाएगी ना। मतलब जी। तो मुझे नहीं लगता 1-1.5 साल तक कोई पैसे उतने मिलेंगे। टैक्स कलेक्शन हो भी रहे हैं तो इनकम टैक्स कितना बनेगा पता नहीं है। तो विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चलता नहीं है बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, ये वेलफेयर बिजनेस है, ये डेवलपमेंटल बिजनेस है जिसका रिटर्न आपको 10 साल, 20 साल, 25 साल पे आता है। तो प्राइवेट सेक्टर को 25 साल के लिए इन्वेस्ट करने का कोई शौक नहीं है। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ा ट्रेंड बनने वाला है। जी चलिए बसंत जी, समय कम है और फेस्टिवल सीजन है, आप पॉजिटिव थॉट्स के लिए जाने जाते हैं। बताइए 2 ऐसी चीजें बाजार में जो आप देख रहे हैं जिससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती हो। मुझे लग रहा है कि जो फॉरेनर पैसा लाएंगे $8 ट्रिलियन छपा हुआ, वो पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा और उससे रिस्क ऑन ट्रेड बढ़ सकता है।
और दूसरी पॉजिटिव बात यह है कि हमारी इकोनॉमी शायद उतनी रिकवर नहीं करे जितना हमारा बाजार रिकवर करेगा, तो वो एंगल से आप सोच सकते हैं अगर आपको पॉजिटिव देखना है तो। चलिए बसंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े।